करने वाले हैं दैट इज मैक्रोस चैप्टर एडी एंड एएस एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है। अगेन इस चैप्टर के अंदर 3 चैप्टर अपने आप में कवर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक है तो मैंने उन तीनों को ही मर्ज कर दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। एक बार मैं नोट्स ओपन कर लेती हूँ। यस, सो दिस इज माय चैप्टर। करते हैं दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट। ठीक है, तो मैं पहले आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ ताकि आप आगे चैप्टर को अच्छे से समझ पाए। तो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इट्स कंपोनेंट, ठीक है, तो इसमें एग्रीगेट सप्लाई भी इंक्लूडेड होता है, नॉट कंपोनेंट में नहीं, बट एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हमारे दोनों इसके अंदर कॉन्सेप्ट आए हैं। बच्चा इसका मतलब क्या है, आप लोगों ने अगर माइक्रो आपको याद हो तो आप लोगों ने पढ़ा था डिमांड और सप्लाई का चैप्टर, राइट? डिमांड एंड सप्लाई का चैप्टर आपने पढ़ा था। माइक्रो के अंदर जो आपने डिमांड और सप्लाई पढ़ा था दैट वाज फॉर इंडिविजुअल लेवल, ठीक है, यानी एक बंदा जब एक कमोडिटी खरीदता है, ठीक है, किस किस प्राइस पर कितनी कितनी कमोडिटी खरीदता है, वो था इंडिविजुअल डिमांड। सेम जब एक प्रोड्यूसर एक कमोडिटी को अलग अलग प्राइस पर बेचता है तो वो हमारा क्या हो जाता था, इंडिविजुअल सप्लाई। अब मुझे इस चैप्टर में क्या करना है, क्योंकि बेटा हम पढ़ रहे हैं मैक्रो। मैक्रो क्या होता है, मैक्रो इज ऑल अबाउट दी, एक मिनट, हाँ जी, मैक्रो इज ऑल अबाउट दी होल इकोनॉमी, ठीक है। तो यहां पर भी हम अपनी जो डिमांड का जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, जब ऑल कंज्यूमर्स खर्चा करते हैं ऑल कमोडिटी पर। तो मैंने क्या करा, एक सिंगल कंज्यूमर को ऑल कंज्यूमर में कंसिडर कर लिया। ऑल कंज्यूमर का मतलब जो मेरी इकोनॉमी, अगर मैं इंडिया को इकोनॉमी लेकर चलती हूँ तो मेरी इकोनॉमी के अंदर जितने भी कंज्यूमर है मैं उन सब को यहाँ पर एग्रीगेट करूंगी और उनसे पूछूंगी कि आप सारी की सारी जितनी भी कमोडिटी है इंडिया के अंदर जो वो खरीदते हैं तो उनके ऊपर कितना खर्च आप करना चाहोगे। मैं वर्ड यूज कर रही हूं चाहोगे, ठीक है, अभी खर्च किया नहीं है, प्लान कर रहे हैं, ठीक। तो बेटा यहां पर मैंने क्या करा, डिमांड के लिए सारे के सारे कंज्यूमर को जो वो खर्चा करना चाहते हैं ऑन ऑल द कमोडिटीज, ठीक है, लेकिन किसके पर्पस के लिए, कंजम्पशन पर्पस के लिए या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, जो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, तो वो हमारी क्या बन जाएगी, एग्रीगेट डिमांड। अब बेटा जैसे आप एग्रीगेट डिमांड का वर्ड ही समझ रहे हैं, डिमांड को एग्रीगेट कर दिया, यानी इंडिविजुअल डिमांड फॉर इंडिविजुअल कमोडिटी को हमने जब मिलाना चालू किया तो हमने क्या कर दिया बेटा, उसको मिलाकर ऑल कंज्यूमर और ऑल कमोडिटी में कन्वर्ट कर दिया, मैक्रो लेवल पर कन्वर्ट कर दिया, नेशनल लेवल पर कन्वर्ट कर दिया, तो वो क्या बन गया, एग्रीगेट डिमांड। लेकिन इसके अंदर एक जो चीज आपको लर्न करनी है, जो आप मिस नहीं कर सकते, जो इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज दैट, दैट पॉइंट इज प्लान। अब ये प्लान क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आइए बच्चा हम एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि आपको समझ आया या नहीं आया। So this is my macro. Chapter is aggregate demand and aggregate and its component. तो सबसे पहले क्या है, डेफिनेशन में देखते हैं, एग्रीगेट डिमांड जिसको मैं शॉर्ट में क्या बोलती हूँ, एडी। एडी इज सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर, मैंने सारे एक्सपेंडिचर को टोटल कर दिया, दैट द प्लान
to incur on the purchase of goods and services in the economy corresponding to different level of income. Now what is this corresponding to different level of income? इसको अभी हम समझेंगे बाद में। अभी हम एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन समझते हैं यहां तक। कहता है एडी सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर दैट हैज बीन प्लान्ड टू इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर हम कितना खर्चा प्लान कर रहे हैं। बेटा ये खर्चा प्लान कौन करता है? कंज्यूमर ही तो करता है ना। तो कंज्यूमर कितना खर्चा प्लान कर रहा है, उन सबको जब मैं टोटल करती हूं तो क्या बन जाता है? एडी बन जाता है। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट टुकड़ा है, नेक्स्ट पॉइंट है करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल। उसका मतलब क्या है? तो इसको मैं अभी फिलहाल के लिए फॉर 1 मिनट होल्ड पर रख रही हूं, सिर्फ 1 मिनट के लिए, फिर हम इसके ऊपर वापस चलेंगे। बट पहले बता दीजिए, क्या इतनी डेफिनेशन आपको समझ आ गई? आ गई तो थम्स अप कीजिएगा। इस चैप्टर की मैं एक खास बात बताती हूँ। ये चैप्टर दिखने में बहुत मुश्किल लगता है, ठीक है, पता नहीं हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं। दूसरा, ये चैप्टर समझने में बहुत आसान है, ठीक है, समझिएगा कि क्या चल रहा है। ये चैप्टर दिखने में बहुत मुश्किल लगता है, ये चैप्टर समझने में बहुत आसान है, लेकिन ये चैप्टर रिवाइज करने में मुश्किल लगता है। और बेटा अगर हम इसके प्यारे से नोट्स बनाकर इसको रिवाइज करेंगे ना, तो इससे इजी चैप्टर कोई नहीं है। तो देखना मुश्किल, समझना आसान। तो हम क्या करेंगे? समझ कर चलेंगे और साथ साथ लर्न भी कर चलेंगे, ठीक है। तो आइए बेटा, मैंने आपको पढ़ाया कि हम एग्रीगेट डिमांड को क्या कहते हैं, जो भी हम खर्चा प्लान करते हैं। अब बेटा हम अपने आप, हम मतलब मैं कहती हूँ मैं कंज्यूमर हूँ, तो बेटा मैं किस किस चीज पर खर्चा करती हूँ? तो बेटा एक कंज्यूमर खर्चा करता है दो चीजों पर। किस पर? कंजम्पशन पर और इन्वेस्टमेंट पर, ठीक है। यानी या तो वो अपना पैसा जो भी है वो कंज्यूम करेगा, खाने पीने में यूज करके खत्म कर देगा, या उस पैसे को क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा आगे के लिए, ठीक है। तो एक बंदा, एक कंज्यूमर इसी तरीके से अपना खर्चा प्लान करता है, या तो मैं उसे कंज्यूम करके खत्म कर दूंगा या उसको मैं इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। तो इसलिए बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कंपोनेंट ऑफ एडी, वो क्या है? एडी के कंपोनेंट है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। समझ आ गया तो थम्स अप कीजिए। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होते क्या है? तो देखिए ध्यान से, क्या कहता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मींस एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमेबल गुड्स, ऐसे गुड्स जिनको हम कंज्यूम करके खत्म कर देते हैं, ऐसे के ऊपर जो कंजम्पशन हो रहा, एक्सपेंडिचर हो रहा है, दैट इज नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑन प्रोड्यूसर्स गुड, यानी ऐसे गुड्स जो प्रोडक्शन में आगे काम आते हैं, दोज आर प्रोड्यूसर्स गुड्स। तो हम जो खर्चा करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रोड्यूसर गुड्स में, वो क्या हो गए? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है जी। तो ये हमने अभी तक क्या पढ़ा? एडी की डेफिनेशन पढ़ी, एडी का कंपोनेंट पढ़ा सी प्लस आई। तो दो चीज आपको लर्न हो गई साथ के साथ, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब बात करते हैं बेटा कि एडी के कंपोनेंट इन क्लोज्ड इकोनॉमी। एडी के कंपोनेंट इन क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ? बच्चा हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड का मतलब जो हम खर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर हम पहले दो सेक्टर्स की बात करते हैं। कौन कौन से सेक्टर्स बेटा? एक हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है जी, और दूसरा प्रोड्यूसर सेक्टर। मैं अज्यूम कर चल रही हूँ कि हमारे पास सिर्फ यही दो सेक्टर हैं हमारी इकोनॉमी में, क्योंकि क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर हम इंटरनेशनल बात कोई नहीं करते हैं, विद इन इंडिया बात करते हैं, ठीक है। तो जब मैं हाउस होल्ड और सिर्फ प्रोड्यूसर की बात करती हूँ, तो मेरे यहाँ पर एडी का कंपोनेंट क्या आता है? एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, यानी एक तो खर्चा किया कंजम्पशन पर और एक खर्चा किया इन्वेस्टमेंट पर। कंजम्पशन पर कौन खर्चा करेगा बेटा? हाउस होल्ड, कंजम्पशन वाले, कंज्यूमर्स जिनको बोलते हैं। और इन्वेस्टमेंट पर खर्चा कौन करेगा बेटा?
प्रोड्यूसर करते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं आगे। तो मैंने यहाँ पर एडी के कंपोनेंट क्या लिए, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, जब मैं बात कर रही हूँ सिर्फ हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर की, ठीक है। लेकिन जब मैं बात करती हूँ थ्री सेक्टर मॉडल की, तो मैं यहाँ पर हाउस होल्ड के साथ साथ, प्रोड्यूसर के साथ साथ गवर्नमेंट को भी इंक्लूड कर लेती हूँ। यानी अब मेरी एडी जो खर्चा हो रहा है वो कौन कौन कर रहा है, एक तो कंजम्पशन हो रही है जो कंज्यूमर कर रहा है, एक इन्वेस्टमेंट हो रही है जो प्रोड्यूसर कर रहा है, और अब गवर्नमेंट भी ऐड हो गई। और बेटा आपको अगर याद हो, मैंने आपको नेशनल चैप्टर, नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के अंदर नेशनल इनकम वाले चैप्टर में पढ़ाया था, गवर्नमेंट कौन कौन से खर्चा करता है, गवर्नमेंट कंजम्पशन खर्चे भी करता है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट खर्चे भी करता है। कंजम्पशन खर्चे फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, इन्वेस्टमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पर जब मैं थ्री मॉडल्स की बात करूंगी, थ्री सेक्टर मॉडल की बात करूंगी, तो यहाँ कंज्यूमर भी है, प्रोड्यूसर भी है, और साथ में गवर्नमेंट का खर्चा भी मैंने इंक्लूड कर लिया। लेकिन जब आपसे टिपिकली पूछें कि थ्री सेक्टर मॉडल बता दो या गवर्नमेंट वाला बता दो, तो ही आपको ये लिखना है। अगर आपसे वो पूछते हैं एडी के कंपोनेंट क्या है, तो इसके टिपिकल कंपोनेंट सी प्लस आई ही है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा कि एडी के कंपोनेंट टू सेक्टर मॉडल और थ्री सेक्टर मॉडल में क्या क्या है, समझ आ गया। तो हम है बेटा एडी के कंपोनेंट इन ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी का मतलब यानी अब मैंने इंडिया की इकोनॉमी को ओपन कर दिया, ग्लोबलाइजेशन की तरफ चली गई। तो अब एडी के कंपोनेंट क्या क्या होंगे, ध्यान से देखना बेटा। एडी कंजम्पशन जो हमारे इंडिया में हो रहा है होगा, इन्वेस्टमेंट जो हमारे इंडिया में इन्वेस्ट हो रहा है वो भी होगा, प्लस गवर्नमेंट जो हमारी गवर्नमेंट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों कर रही है वो भी होगा, और साथ में क्या होगा, बाहर वालों का कंट्रीब्यूशन, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जिसको मैं क्या बोलती हूं, नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या करा, नेट एक्सपोर्ट को भी ऐड कर दिया फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द एडी इन ओपन इकोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको तीन तरीके की इकोनॉमी, अलग अलग इकोनॉमी के अलग अलग एडी के कंपोनेंट बता दिए। समझ आ गया तो थम्स अप कीजिए। अच्छा, मैं जो आपको ये सारी चीजें बता रही थी, अब हमारे पास हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा वो बिहेवियर ऑफ एडी होगा। और इस बिहेवियर के साथ मैंने जो आपकी लाइन अभी छुड़वा रखी थी, दैट वाज करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल, मैं वो यहाँ पर कवर कर दूंगी। तो अब मुझे क्या करना है बेटा, मुझे देखना है कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड दीदी, हाँ बेटा अभी पढ़ा था ना, एग्रीगेट डिमांड मतलब सी प्लस आई, इसका बिहेवियर क्या होता है दीदी, बिहेवियर तो किसी के सामने होता है, अकेले में बिहेवियर थोड़ी ना होता है, बिल्कुल सही कहा। तो बिहेवियर देखना है हमें इनकम के रिगार्डिंग, इसका मतलब कि हमारी इनकम जब कम या ज्यादा होगी तो हमारे खर्चे पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, हम उसको देखेंगे, एंड दैट इज द टॉपिक बिहेवियर ऑफ एडी विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट इनकम, ठीक है। अच्छा चलिए अब आप बताइए, सीधी सिंपल सी बात बताइए, एक क्वेश्चन पहले, जब मेरी इनकम बढ़ेगी, सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रही हूं, जब मेरी इनकम बढ़ेगी तो मेरा खर्चा बढ़ेगा या कम होगा, जल्दी से बताइए, मेरी इनकम बढ़ेगी तो मेरा खर्चा बढ़ेगा या कम होगा, बिल्कुल सही कहा बेटा, मेरा खर्चा इंक्रीज होगा। इट मीन्स क्या हुआ, इनकम और एक्सपेंडिचर they are positively related, ठीक है जी, राइट। तो ये हमारा पहला बिहेवियर पता चला किसका, एडी का, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे खर्चा बढ़ेगा। अब बच्चा इसके अंदर, क्योंकि एडी के अंदर दो कंपोनेंट हैं सी प्लस आई, तो अभी मैं सिर्फ आपको सी का बिहेवियर समझा रही हूँ, सिर्फ कंजम्पशन का बिहेवियर समझा रही हूँ। क्यों दीदी, इन्वेस्टमेंट का क्यों नहीं समझा रहे, क्योंकि बेटा हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट ले लेते हैं,
ऑल्दो इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट नहीं होती, भाई मेरी इनकम बढ़ेगी तो मेरी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, लेकिन क्योंकि दो दो वेरिएबल एक साथ हम नहीं आपको समझा सकते, अभी आप सिर्फ 12th क्लास में हो, तो उन्होंने क्या करा, आई को कांस्टेंट रख लिया। ठीक है, तो मैंने अभी आपको इसका इंट्रो दे दिया, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो मैं अभी आपको बिहेवियर बता रही हूँ सी का, फिर बिहेवियर बताऊंगी आई का, और दोनों को कंबाइन करके क्या बता दूंगी, बिहेवियर ऑफ एडी। एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई ना, तो बस इस तरीके से चलेंगे। तो अब मैं कहती हूँ कंजम्पशन, कंजम्पशन वो जो हम हाउस होल्ड वाले करते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको दो कॉन्सेप्ट देने वाली हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं। मेरी इनकम थी 0, फिर हुई 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400, 500, 600, 700, 800, राइट। अब बात करते हैं कंजम्पशन की। कंजम्पशन का मतलब अपना खर्चा ऑन खाना पीना रहना सोना मेडिकल हेल्थ, वो सारे खर्चे जो आप अपने घर में करते हो। अब मेरी सबसे पहली क्वेश्चन आपसे, क्या जब आपकी इनकम 0 होती है तो आप क्या कुछ भी नहीं कंज्यूम करते? मान लीजिए कल को मेरी नौकरी चली जाती है और मेरी कंजम्पशन 0, मेरी इनकम 0 हो जाती है, तो क्या मैं खाना पीना रहना सब छोड़ दूंगी? हाँ जी, या मेरा खर्चा फिर भी होगा? यस, मेरा खर्चा फिर भी होगा। तो बेटा जब मेरी इनकम 0 होती है तो मेरा कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर होता है। तो मान लीजिए मेरा उस वक्त एक्सपेंडिचर था 50। ठीक है जी, उस वक्त एक्सपेंडिचर था 50। सेकेंड चीज जो मुझे आपसे पूछनी है वो ये है कि बेटा जब मेरी इनकम बढ़ती है, ध्यान से सुनिएगा मेरा क्वेश्चन, जब मेरी इनकम बढ़ती है तो जो स्पीड ऑफ इंक्रीज ऑफ कंजम्पशन है वो बढ़ता, ज्यादा बढ़ता है या धीरे बढ़ता है? मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूं कि अगर मेरी इनकम 100 रुपए से बढ़ती जा रही है तो मैं अपना खर्चा 100 रुपए से ही बढ़ाऊंगी, या 100 रुपए से ज्यादा से बढ़ाऊंगी, या 100 रुपए से कम से बढ़ाऊंगी? प्रैक्टिकली सोच कर बताइएगा कि अगर मेरी इनकम 100 रुपए से बढ़ रही है तो मैं अपना खर्चा 100 रुपए से ही बढ़ाऊंगी, यानी जितनी इनकम है उतना ही करूंगी खर्चा, या फिर कोशिश करूंगी कि मैं कम खर्चा करूं एज कंपेयर टू इंक्रीज इन इनकम, या फिर मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादा खर्चा करूं एज कंपेयर टू इंक्रीज इन इनकम? लेस एक्सपेंस, यस बिल्कुल सही कहा आप सबने, लेस एक्सपेंस इट मीन्स, ध्यान से देखिए, स्पीड ऑफ इंक्रीज, स्पीड ऑफ इंक्रीज in income is always greater than speed of increase in AT। ये हमेशा का रूल है। अब आपने जितने से यहाँ पर y बढ़ाया है, y अगर आप देखेंगे, y का मतलब क्या है बेटा, इनकम, एग्रीगेट सप्लाई को y बोलते हैं, और इनकम को डिनोट करते हैं हम y से। अब वो एग्रीगेट सप्लाई क्यों हो जाता है वो भी हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो इनकम को डिनोट करते हैं y से। तो जब मैंने y को 100 से बढ़ाया तो मैं कंजम्पशन को 80 से बढ़ाती हूँ। ठीक है, तो मेरी कंजम्पशन कितने से बढ़ी बेटा, 80 से बढ़ी है, तो 130, 210, 290, 370, 450, 530, ठीक है, 610 एंड 690। तो बेटा ये मेरा कंजम्पशन का इंक्रीज रहेगा, that should be slower than the increase in income, and that is a human behavior, because जैसे मेरी इनकम बढ़ती जाती है I start saving my income for the future or the security benefits। ठीक है जी, इतना समझ आ गया तो थम्स अप कीजिए, जाएगा इसके ग्राफ में। इसके ग्राफ के अंदर भी ना एक क्या कहेंगे, कहते हैं ना एक छुपा होना, हिडन हिडन थिंग है। ठीक है, इसका ग्राफ भी इंटरेस्टिंग है, वो भी मैं बताऊंगी। पहले हम इसका टिपिकल ग्राफ देख लेते हैं फिर समझेंगे। बेटा इसका टिपिकल ग्राफ कैसे होता है, यहां पर लिखते हैं हम एडी,
यहाँ पर लिखते हैं, अरे यार हद हो गई, यहाँ पर लिखते हैं हम इनकम और यहाँ पर लिखते हैं खर्चा। यानी मैं अभी कंजम्पशन समझा रही हूँ तो कंजम्पशन लिख रहे हैं, और अगर मैं यहाँ पर एडी समझाती तो एडी लिखते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसको मैं थोड़ा नीचे तक एक्सटेंड कर देती हूँ। अब मुझे देखना है y कैसे बढ़ रहा है बेटा। y मेरा सिस्टमेटिकली बढ़ रहा है, यानी एक पेज से बढ़ रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से। तो बेटा मैं यहाँ पर एक लाइन खींचूंगी, दैट रिप्रेजेंट y, दैट रिप्रेजेंट्स y, यानी जिसको हम कहते हैं इनकम। और ये इनकम यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, बिल्कुल बीच में से होती हुई जाएगी। और बेटा ये इनकम क्या है? बेसिकली दिस इज अ रेफरेंस लाइन। दीदी रेफरेंस लाइन का मतलब क्या होता है? बताती हूँ बेटा, अभी बताती हूँ। ठीक है, तो ये हमारी y की रेफरेंस लाइन है। अब हम c की बात कर लेते हैं। तो बेटा हमारा c देखो, ध्यान से देखो, 50 से स्टार्ट हो रहा है, यानी ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा। जब मेरी इनकम 0 है तो ये यहाँ 50 से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद इंक्रीज हो रहा है। और इसके इंक्रीज होने की जो स्पीड है वो y से कम है। तो y क्या कर रहा है? ऐसे बढ़ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा कम बढ़ाऊंगी, इसको थोड़ा स्लांट रखूंगी। तो बेटा मेरा एडी कैसे बढ़ रहा है? मेरा एडी यहां से बढ़कर ऐसे जा रहा है। एडी नहीं, कंजम्पशन, मैं एडी नहीं बोलूंगी अभी इसको। सो दिस इज माई कंजम्पशन। ठीक है, तो ये मेरे पास ग्राफ आया, ध्यान से देखिएगा। ये मेरी इनकम का ग्राफ है, ये मेरी कंजम्पशन का ग्राफ है। और अब हम इसको एनालाइज करते हैं कि इसमें क्या क्या दे रखा है। सबसे पहली चीज इसमें दे रखा है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। दीदी ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है? अभी तो हमने पढ़ा ही नहीं। बिल्कुल बेटा, अभी पढ़ते हैं ना ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जिसको हम सी डैश भी बोलते हैं। नाउ व्हाट इज दिस? बेटा ये वो कंजम्पशन है जो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट टू इनकम है। यानी ऐसी कंजम्पशन जो हम करेंगे ही करेंगे चाहे मेरी इनकम 0 हो। यानी वो बेसिक खर्चा जो मुझे सर्वाइवल के लिए करना ही करना है, चाहे मेरी कंजम्पशन, चाहे मेरी इनकम 0 हो। खाना पीना रहना तो करूंगी, एंड दैट इज 50 रुपीज। जब मेरी इनकम 0 थी तो जो खर्चा मैं कर रही थी, कितना खर्चा कर रही थी टेबल में अगर देखूं तो दिस 50 रुपीज, देन दिस 50 रुपीज इज माई सी डैश। ठीक है, और ये ग्राफ में कहां पर रिप्रेजेंट हो रहा है बेटा? ये ग्राफ में यहां पर रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी जितने लेवल से मैंने अपने एडी को स्टार्ट किया था। सो दिस इज द मिनिमम कंजम्पशन दैट अ पर्सन विल surely make even when he is not having any kind of income। तो आपने पढ़ा ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऐसी कंजम्पशन दैट इज इंडिपेंडेंट टू इनकम। इनकम है या नहीं है, खर्चा तो होगा ही होगा। ठीक है, समझ आ गया? ऑटोनॉमस कंजम्पशन समझ आ गया, ग्राफ से भी और टेबल से भी। 100% आया तो 100%। ग्राफ नहीं करा है, ठीक है, मैंने अभी ग्राफ में सिर्फ दो तीन चीजें समझी हैं। पहली चीज क्या समझी है? मैंने समझी है ये y वाली लाइन। ये y लाइन क्या है? ये एक रेफरेंस लाइन है जिसको मैंने अभी अच्छे से नहीं बताया है, बट मैंने आपको बता दिया ये रिप्रेजेंट करता है हमारी इनकम को। ठीक है, और ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है। क्यों बनाता है ये भी बताऊंगी, बट बाद में। अभी हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं ना, ये समझ लिया तो चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना? तो धीरे 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 बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मेरी रेफरेंस लाइन है। क्यों रेफरेंस लाइन है बाद में देखेंगे। ठीक, अब कहता है कंजम्पशन। तो बेटा मैंने कंजम्पशन का कर्व, ये अच्छे से समझ लेना, कंजम्पशन का कर्व जब मैं ओरिजिन पर थी तो मैंने 0 से स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि जब मेरी इनकम 0 होती है तो कुछ ना कुछ ऐसी कंजम्पशन होती है जो मैं करती ही करती हूँ फॉर माई सर्वाइवल। यानी अगर टेबल में देखेंगे तो जब मेरी इनकम 0 है तो मेरी कंजम्पशन कितनी है? 50। तो ये 50 पक्का पक्का कंज्यूम होगा। तो जब मेरी इनकम 0 हुई, ये 50 मैंने कंज्यूम करा ही करा, तो इसका नाम मैंने रखा ऑटोनॉमस कंजम्पशन।
क्योंकि ये ऐसी कंजम्पशन है दैट इज इंडिपेंडेंट टू इनकम। ठीक है, बस मैंने अभी तक इतना समझाया। ओके निहाल? चलिए बेटो, अगर नहीं समझ आया तो थम्स अप मत कीजिएगा, नहीं तो मुझे आगे प्रॉब्लम होगी। क्यों प्रॉब्लम होगी मुझे आगे? मेरे कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएंगे फिर। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा, मैंने ये तो देख लिया कि ये वाली कंजम्पशन कौन सी है। जब मेरा इनकम 0 है तो मैं ये इतना खर्चा दैट इज 50 रुपीज में खर्चा कर ही रही हूं। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान से देखना, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी, है ना, इनकम बढ़ रही है तो वैसे वैसे मेरा एडी भी बढ़ता जा रहा है। एडी नहीं, सॉरी, कंजम्पशन। देखो कैसे, जब मेरी इनकम 100 हुई, कंजम्पशन 130। जब मेरी वो इनकम 200 हुई, कंजम्पशन 210। जब इनकम 300 हुई तो कंजम्पशन 290। तो ध्यान से देखो बेटा, इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर बेटा इनकम जैसे जैसे ऐसे करते हो ना, पॉइंट्स ऐसे ही लगाते हो ना, है ना, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है मेरा कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। यानी ध्यान से देखो, जब मेरी इनकम बढ़ी तो मेरा कंजम्पशन भी बढ़ा। यानी ये कंजम्पशन किसके द्वारा इंपैक्टेड है? ये इनकम के द्वारा इंपैक्टेड है, तो इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन। दीदी अब कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत सारी टर्म्स आ रही हैं, कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, अभी रिवाइज करा दूंगी, 2 मिनट का काम है। ठीक है, बट समझते जाओ। ठीक, देखिए ध्यान से, क्या कहता है? इंड्यूस्ड कंजम्पशन। इंड्यूस्ड कंजम्पशन का मतलब ऐसी कंजम्पशन दैट इज मोटिवेटेड, इन्फ्लुएंस्ड बाय इनकम। तो हमारी इंड्यूस्ड वर्ड का मतलब ही होता है बेटा मोटिवेटेड और इन्फ्लुएंस्ड। तो ऐसी कंजम्पशन जो इनकम द्वारा इंपैक्टेड है, इनकम के द्वारा मोटिवेट की गई है। कैसे की गई है बेटा? ये 50 रुपए जो मैं खर्च कर रही हूँ ये तो इंडिपेंडेंट है, उसके अलावा जितना भी खर्चा कर रही हूँ वो सारा का सारा इंड्यूस्ड है। किस लिए इंड्यूस्ड है? क्योंकि इनकम बढ़ रही थी तो मैंने अपना कंजम्पशन बढ़ाया, अगर इनकम स्टॉप हो जाती तो मैं भी स्टॉप हो जाती। यानी ऐसी कंजम्पशन जो इनकम के बढ़ने की वजह से बढ़ेगी, that part of the consumption is known as induced consumption. Induced consumption का मतलब the consumption which has been motivated or influenced by the income। ये समझ आ गया तो थम्स अप कीजिए, और ग्राफ में देखिए वो कौन सी इनकम है, कंजम्पशन है, ये वाला सारा। क्योंकि ये वाला तो हमारा क्या था, कांस्टेंट, और बाकी जितनी हमारी कंजम्पशन बढ़ी दैट वाज इंड्यूस्ड कंजम्पशन। 100% समझ आ गया तो 100% लिख देना। फिर मैं आपको अभी तक जो करवाया है उसका क्रक्स करवाऊंगी, उसको रिवाइज कराऊंगी, और फिर आपसे मैं क्वेश्चन करने के लिए बोलूंगी, ग्राफ बनाने के लिए बोलूंगी। ठीक है, अब बच्चा मैं बेसिकली आपको पढ़ा रही थी एडी। एडी के कंपोनेंट क्या थे? सी प्लस आई। फिर मैंने कहा कि मुझे क्या करना है, एडी देखना है। ध्यान से देखिएगा, एडी का बिहेवियर देखना है। बिहेवियर का मतलब उसमें चेंजेस क्या आते हैं, किसकी वजह से? विद रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, सॉरी एग्रीगेट सप्लाई वर्ड बाद में यूज करेंगे, विद रिस्पेक्ट ऑफ इनकम। यानी इनकम के बढ़ने या घटने से हमारे एडी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, हमें वो देखना है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या समझाया आपको, पहले सी समझाया। ठीक है, कंजम्पशन समझाया, उसमें मैंने आपको बता दिया एडी बढ़ेगा तो वो इनकम बढ़ेगी तो हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। तो आइए एक बार और ग्राफ बना लेते हैं, सॉरी टेबल बना लेते हैं, कैरेड अवे हो गई थी। ठीक है, कंजम्पशन ले लेते हैं, स्टार्टिंग के अंदर कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, इंड्यूस्ड कंजम्पशन। तो यहाँ पर ले लेते हैं हम 70, और जो हमारा सी बढ़ेगा उसका स्पीड y से कम होगा, अभी एक्सप्लेन किया। तो मैं यहाँ पर 80 का ले लेती हूँ, 150, ठीक है, 230,
राइट। 80 और ऐड होगा तो इसमें 310, ओके 390, 470, फिर 550, फिर आएगा 630 और फिर आएगा 710। ठीक है जी। अब बात करते हैं सेकेंड कंपोनेंट की जो आपको समझाना है, दैट इज इन्वेस्टमेंट। अच्छा, एक नॉर्मल सा बिहेवियर पूछते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है आपके टेक्स्ट बुक में, उसकी बात बाद में करेंगे। नॉर्मल सा बिहेवियर बताइए कि आई यानी आपकी जब इनकम बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है या घटता है? जल्दी से बताइए। वाई जब इंक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो आप सबका आंसर क्या आएगा बेटा? ऑब्वियसली जब हमारा वाई इंक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगा, डिक्रीज तो नहीं हो सकता। ठीक है जी, आप सबके आंसर बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। नहीं अदिति, अभी मैं टिपिकल पूछ रही हूँ। ठीक है, आपने क्या पढ़ा वो मैं नहीं पूछ रही हूँ, टिपिकली पूछ रही हूँ कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हो। लेकिन अगेन बेटा, मेरा सी भी बढ़ रहा है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, आई भी बढ़ रहा है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो हमारे यहाँ पर क्या करा, हमारे यहाँ पर सिर्फ वो आई ले लिया जो कि कांस्टेंट है, जो कि कांस्टेंट है। हमने आई को वेरिएबल नहीं रखा। ठीक है, तो आपको जब भी आई अज्यूम करना है तो आप कांस्टेंट ही अज्यूम करेंगे। तो आई को हम यहाँ पर कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए मैं 10 रुपीज अज्यूम कर रही हूँ, तो 10 10 10 10 10 10 10 10। ठीक है, तो दिस इज माय आई। और जैसे ही मैंने आई निकाल दिया, क्या एडी निकल आएगा? बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा एडी। एडी क्या होता है बेटा? सी प्लस आई। क्या होता है? सी प्लस आई। तो हमने क्या निकाला? एडी निकाला सी और आई को ऐड करके। 80, 150, 240, 320, 400, 480, 560, 640 एंड 720। तो मैंने क्या करा? सारे सी में ऐड कर दिया आई। कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं है तो बता, प्रॉब्लम नहीं है इस ग्राफ से और इस टेबल से। तो आइए बेटा, अब इस टेबल को हम ग्राफ में कर लेते हैं। तो हमने y देख लिया था, i देख लिया था, अब वो y देख लिया था और कंजम्पशन देख लिया था। अब i और ad को भी उसके अंदर मर्ज कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। दिस इज माय ग्राफ। ये मेरा ad आएगा यहाँ पर, ये मेरी इनकम आ गई y एक्सिस पर, x एक्सिस पर। ठीक है, y एक्सिस पर 80 आ गया, राइट। अब क्या करना है? व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप? मुझे y बनाना है। y कैसे? कॉन्स्टेंटली ग्रो करेगा। क्यों करेगा? उसका रीजन अभी मैंने होल्ड कर रखा है। ठीक है, तो ये कैसे ग्रो कर रहा है? कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है बाय मेकिंग 45 डिग्री एंगल। ठीक है, उसके बाद आया c। c बेटा हमारा एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होता है, दैट इज अबव द ओरिजिन बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो मैंने क्या करा? आई बनाया, वो सी बनाया फ्रॉम हियर। ठीक है, तो दिस इज सी, दिस इज इनकम, राइट। अब मुझे बनाना है आई। बेटा आई ध्यान से देखिए, हर जगह क्या है? हर जगह पर क्या है? दैट इज कांस्टेंट। 10 पर कांस्टेंट है, तो मैंने यहां से 10 देखा और एक लाइन यहां पर खींच दी। ठीक है जी, तो यहां पर मैंने यहां पर लाइन खींच दी, दैट इज आई। ठीक है, तो मैंने आई भी आपको बनाना सिखा दिया। अब बात करते हैं एडी की। ठीक है, अब एडी कैसे होगा? बेटा सी और आई का प्लस। ध्यान से देखिए एडी कर्व कैसे बनेगा। एडी कर्व जाएगा इस तरीके से, एडी कर्व जाएगा इस तरीके से, सी और आई को प्लस करता हुआ। दीदी ये क्या है बेटा? हमने C और I को ऐड कर दिया। C कहां पर है? ये। I कहां पर है? ये। तो बेटा मैंने यहाँ पर C और I को जब ऐड किया तो मेरा AD कर्व कैसा आया? मेरा AD कर्व आया पैरेलल टू
पैरेलल टू सी। क्यों आया, ध्यान से देखिए, आपको मैंने बताया एडी क्या होता है, व्हाट इज एडी? एडी इज सी प्लस आई, ठीक है, एंड द गैप बिटवीन एडी एंड सी इज इक्वल टू आई। मैंने क्या बोला? द गैप बिटवीन एडी एंड सी इज इक्वल टू आई, और I हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो गैप ऑफ AD एंड C इज ऑल्सो कांस्टेंट एंड इक्वल टू I। तो देखिए AD और C का जो भी गैप है वो हर जगह से क्या है? कांस्टेंट है, एंड ये किसके इक्वल है? I के इक्वल है, I के गैप के इक्वल है। तो इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। कैसे? दोबारा बता रही हूं, दिस इज माई Y रेफरेंस लाइन, दिस इज C जो ओरिजिन से ऊपर स्टार्ट होता है, शोइंग द ऑटोनोमस कंजम्पशन। फिर आता है I की बारी। I क्या है? इन्वेस्टमेंट है, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट हैज बीन assumed by us, एंड C plus I is equal to AD, और AD क्या आएगा बेटा? AD will be parallel to C because the gap between C and AD is representing by the investment, and because investment is parallel to x-axis means it is being constant at every level of income, hence the gap between the AD and C is constant and equal to investment। समझ आ गया? अच्छे से समझ आ गया तो 100% लिखिए। हम करने वाले हैं, स्टार्ट करूंगी कॉन्सेप्ट, खत्म नहीं करवाऊंगी, दैट इज इक्विलिब्रियम लेवल। इक्विलिब्रियम लेवल। नाउ व्हाट इज इक्विलिब्रियम लेवल? बेटा आपने माइक्रो में भी इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब पढ़ा था, यानी द स्टेट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ठीक है, या स्टेट ऑफ रेस्ट, राइट। तो ये ऐसी चीज होती है जहां पर हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अज्यूम करते हैं। तो बेटा हमारे इनकम और एडी के अंदर वो लेवल कब आएगा? जब हमारी इनकम और एग्रीगेट डिमांड इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा इक्विलिब्रियम कब एस्टैब्लिश होगा विद रिस्पेक्ट ऑफ एडी विद रिस्पेक्ट टू इनकम? जब y इज इक्वल टू एडी होगा। देखें कहां पर है ग्राफ पर, ठीक है। बस इतना दिखाकर आज की क्लास खत्म करूंगी। देखिए हमारा एडी और y कहां पर इक्वल है? अरे ये तो मिल गया, कहां पर है? देखिए ध्यान से, इस लेवल पर, इस लेवल पर मेरा इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ, क्योंकि यहाँ पर y और AD इक्वल है, यानी y इज इक्वल टू AD एट 400। तो इस लेवल पर मेरा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं, सिर्फ इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, ठीक है। और ग्राफ में देखिए कहां पर है, आइए, y और AD यहां पर मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वहीं तो इक्वल होंगे ना। सो दिस इज द पॉइंट जहां पर y और AD इक्वल है। सो ये मेरा इक्विलिब्रियम लेवल है। समझ आ गया तो थम्स अप कीजिए, फिर इसके बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे।